आज हम बात करेंगे थायराइड के बारे में। थायराइड एक ग्रंथि है, ग्लैंड है जो हमारे गले में होता है। जब ये ग्लैंड कम या ज्यादा काम करने लगे तो हम इसे थायराइड रोग बोलते हैं। ये एक तितली के आकार की रचना होती है जिसके ऊपर दो छोटी छोटी रचनाएं होती हैं जिसको हम पैराथायराइड ग्लैंड बोलते हैं। पैराथायराइड ग्लैंड ही है जो थायराइड ग्लैंड से काम करवाती है। पर मूल रूप से हमारे शरीर में जब भी कोई प्रॉब्लम नजर आती है, जैसे पानी का रुकना, वाटर रिटेंशन हो गई, यूरिन रिटेंशन हो गई, शरीर का वजन बहुत ज्यादा होना, कम होना, इस प्रकार की कोई भी समस्याएं अगर हमें नजर आती हैं तो उसमें कहीं ना कहीं थायराइड ग्लैंड का ही रोल रहता है। पर यदि हम थायराइड ग्लैंड टेस्ट कराएं और उसमें कोई रोग नजर ना आए परंतु फिर भी ये समस्याएं बनी रहें, तो उस अवस्था में पैराथायराइड ग्रंथि का टेस्ट होता है। उस टेस्ट के द्वारा कंफर्मेशन हो जाता है कि पैराथायराइड ग्लैंड में प्रॉब्लम आई हुई है। तो यहाँ हमारा जो हम टॉपिक लेंगे वो लेंगे पैराथायराइड, सॉरी, यहाँ हम जो टॉपिक लेंगे वो लेंगे थायराइड। थायराइड ग्लैंड ग्लैंड से तीन प्रकार के हार्मोन्स का रिसाव होता है, जिसे हम T3, जिसे थायरोनाइन, T4, जिसे थायरोक्सिन, और TSH, थायरो कैल्सिटोनिन के नाम से जानते हैं। सिंपली अगर डॉक्टर टेस्ट कराता है तो वो ज्यादातर TSH का ही टेस्ट कराता है। इससे T3 और T4 का अनुमान लगाने में आसानी रहती है। पर मेरा मानना है कि इससे कंफर्मेशन नहीं आ पाती, या ये कह लीजिए कि हमारी जो थ्योरी है वो पंच महाभूत पे आधारित है, इसलिए कंफर्मेशन नहीं आ पाती केवल TSH के टेस्ट पर। तो जब भी कोई व्यक्ति थायराइड टेस्ट कराए तो थायराइड की प्रोफाइल टेस्ट कराए। थायराइड की प्रोफाइल में तीन तरह के टेस्ट होते हैं: T3 का टेस्ट, T4 का टेस्ट, और TSH का टेस्ट। ये तीनों टेस्ट मिलके हमारी बॉडी के हार्मोनल बैलेंस को, मेटाबॉलिज्म को, उनकी प्रोसेसिंग को, और उनका शरीर पे क्या प्रभाव पड़ता है उसे मापने की में मदद करती है। थायराइड का मेन जो अ, कार्य होता है वो कार्य है हमारे शरीर में जो मेटाबॉलिज्म होता है उसको बढ़ाना। मेटाबॉलिज्म बेसिकली हम तीन प्रकार का मानते हैं, पर इसके अंदर जो हमारा संतुलित भोजन होता है उसके सारे तत्व इंक्लूड कर लिए जाते हैं। तो लेकिन उसका जो पहला पार्ट है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, इसके पाचन का जो कार्य है वो हम थायराइड ग्लैंड से देखते हैं। इसी तरीके के बाकी का जो दूसरा पार्ट है, मिनरल, विटामिन, वाटर और रफेज, इसको बैलेंस करने में या इसको डाइजेस्ट करने में भी कहीं ना कहीं थायराइड ग्रंथि का रोल रहता है। हमारी बॉडी के अंदर जो आरबीसीज होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वो मेटाबॉलिज्म के कारण, बेटर मेटाबॉलिज्म के कारण अच्छे से बनते हैं। अगर हमारी बॉडी में थायराइड बैलेंस रहता है तभी आरबीसीज अच्छी मात्रा में बनेंगे और हम स्वस्थ रह सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति का थायराइड ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम आ रही है या उसका मेटाबॉलिज्म वीक है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारी थ्योरी के अकॉर्डिंग थायराइड ग्लैंड से ही कनेक्टेड है। तो जब उसमें कोई दिक्कत आती है तो मेटाबॉलिज्म प्रॉपरली नहीं होता और व्यक्ति एनीमिक हो जाता है। इंडिया के अंदर अगर आप देखेंगे तो महिलाओं की अगर बात करूं तो 90% के करीब जो महिलाएं हैं वो एनीमिक है। महिलाओं में
आरबीसीज की मात्रा जो है वो लगभग 14 से अधिक होनी चाहिए। वहीं अगर पुरुषों की बात करें तो ये जो क्वांटिटी है ये 12 से अधिक होनी चाहिए। अगर हम मेडिकल रिपोर्ट्स की बात करें तो पुरुषों में 13 से अधिक हीमोग्लोबिन होना चाहिए। वहीं महिलाओं में 15 से अधिक हीमोग्लोबिन की मात्रा होनी चाहिए, क्योंकि महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक काम करती हैं। पर जब हम थायराइड के आंकड़े देखते हैं तो उसमें पाते हैं कि भारत में अधिकतम महिलाएं या अधिकतम पुरुष जो हैं वो कहीं ना कहीं माइनर एनेमिक होते हैं। तो जहां हम खून की कमी की बात करेंगे वहां डायरेक्टली हम थायराइड ग्लैंड की फंक्शनिंग के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है शरीर में हड्डियों की मात्रा घटती जाती है। हड्डियों की जो क्वांटिटी होती है, स्ट्रेंथ होती है, वो कम होती जाती है। उसमें भी कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो थायराइड का रोल डायरेक्टली इन्वॉल्व रहता है। हमारी बॉडी में जो भी कैल्शियम का डिपोजिशन होता है, कैल्शियम का डाइजेशन होता है, एलिमिनेशन होता है, या हमारी बॉडी का जो विटामिन डी का सेक्शन है उसकी प्रोसेसिंग है, वो सारी जो कनेक्टेड है वो थायराइड ग्लैंड से ही कनेक्टेड है। अगर हमारे थायराइड में 19-20 भी अंतर आता है, इवन मैं इसको बोलूंगा कि बाल भर भी अंतर आता है, तो उसका प्रभाव हमारे शरीर पे दिखाई देना चालू हो जाता है। तो ये जरूरी नहीं है कि आपकी रिपोर्ट बताए कि आपका थायराइड नॉर्मल है तो आप ये मान के निश्चिंत हो जाएं कि थायराइड नॉर्मल है। आपको अपनी बॉडी की फंक्शनिंग को, उनकी स्ट्रेंथ को हमेशा नोट करके रखना है। और जहां से भी आप नोट करते हैं वहां से कोशिश करिए कि वो स्ट्रेंथ बढ़े, ना कि वो स्ट्रेंथ कम हो। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपनी जो बाकी की उम्र है वो स्वस्थ गतिविधियों में या स्वस्थ रहते हुए बिता सकते हैं। इसी प्रकार हमारी जो मांसपेशियां हैं, मांसपेशियों का भी डायरेक्ट संबंध जो है वो आपका थायराइड ग्लैंड से पड़ता है। अगर थायराइड ग्लैंड सही से काम नहीं कर रहा तो मांसपेशियों में हवा भर जाती है, खून का दबाव कम हो जाता है। वहां पे भी हम मान सकते हैं कि थायराइड ग्लैंड इंक्लूड है। दूसरा, अगर मांसपेशियों में पानी भर जाए तो वहां भी अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं थायराइड ग्लैंड ही इन्वॉल्व होगा। इसी तरीके से जो हमें फिजिकल प्रॉब्लम्स आती हैं, इश्यूज आते हैं महिलाओं में, जैसे पीरियड संबंधी समस्याएं, ब्लीडिंग कम या ज्यादा होना, पीरियड पीरियड का स्किप होना, इसको हम हार्मोनल डिसबैलेंस की कैटेगरी में रखते हैं। इसमें भी आपका डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर आप देखेंगे तो थायराइड इन्वॉल्व रहता है। इवन अगर आप थोड़ा सा फोकस करेंगे, जब डॉक्टर आपकी बीमारी को सही से नहीं पकड़ पाता या उसे थोड़ा सा भी डाउट होता है तो आप पाएंगे कि वो सबसे पहले कहता है कि थायराइड का टेस्ट करा लो। थायराइड का टेस्ट ही वो टेस्ट है जो विटामिन डी और कैल्शियम के माध्यम से आपके बॉडी की स्थिति को दर्शाता है। T3 आपके शरीर में इकट्ठा होने वाले पानी को दर्शाता है, और T4 आपके शरीर में जो हार्ड सब्सटेंस का डाइजेशन होता है या उसका एलिमिनेशन होता है उसको दर्शाता है। तो एक तरह से जो थायराइड की रिपोर्ट होती है ये कहीं ना कहीं हमारे शरीर की संपूर्ण फंक्शनिंग को और उसके द्वारा आने वाले शरीर में जो स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस होते हैं उनको दर्शाता है। इसी तरीके से हमारी मानसिक स्थिति या मानसिक वृद्धि जो है कि हमारा ब्रेन किस तरीके से काम कर रहा है और कैसे ग्रोथ ले रहा है, इसमें भी थायराइड का कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट रोल होता है। अगर मैं यहाँ पे आयुर्वेद की बात करूं, पंच महाभूत विज्ञान की बात करूं, जो कि हमारी पुरातन संस्कृति है, उसमें तो साफ साफ बोला गया है कि शरीर में 5 चक्र हैं: मणिपुर, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, अनहद और विशुद्धि। विशुद्धि चक्र ही वो चक्र है जो बाकी के चक्रों को ऊर्जा प्रदान करता है। इसके ऊपर फिर 2 चक्र हैं, आज्ञा चक्र है और ब्रह्मांड है या सहस्त्रार चक्र है।
इसी तरीके से और भी विद्याओं में अलग अलग चक्रों की संख्या बताई गई है, कहीं 13 है, कहीं 11 है। बट मेन बात यह है कि जब हम अपनी बौद्धिक क्षमताओं की बात करते हैं तो हम गर्दन से ऊपर के चक्रों को काउंट करते हैं, पर जब हम शरीर के बारे में बात करते हैं तो शरीर का जो बेसिक लेवल है वो थायराइड के कंट्रोल में आता है। और वहीं जो शरीर का एडवांस लेवल है, यानी ब्रेन द्वारा शरीर को कंट्रोल करने की प्रक्रिया, ये भी हमारे थायराइड ग्लैंड के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। इसी तरीके से हमारे शरीर में टेस्टोस्टेरोन का लेवल, बाकी जो हार्मोन्स होते हैं उनका लेवल, विशेषकर महिलाओं में ये थायराइड ग्लैंड के द्वारा देखा जा सकता है और बैलेंस किया जा सकता है। कल और परसों की क्लास में मैंने आपको बताया था कि बीपी, शुगर और थायराइड, ये तीनों की कनेक्टिविटी एक होती है। तो थायराइड के लिए एक बात कहना चाहूंगा कि हमारी जो हृदय गति होती है, जो हृदय के धड़कने की गति है, और जो हमारे ब्लड प्रेशर को मापने की गति है, या जो हमारी नसें धड़कती हैं उन पर जो प्रेशर लगता है उसकी गति है, ये सारी की सारी गतियां थायराइड के द्वारा ही संचालित होती हैं। थायराइड ग्लैंड जो है बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि हमारे शरीर की, अगर मैं सिर्फ शरीर की बात करूं, जो फिजिकल बॉडी है उसकी, तो हमारे शरीर की लगभग 95% कंडीशंस को कंट्रोल करने का काम करता है। 5% में और भी चीजें आ जाती हैं। जैसे जैसे हम नीचे आते जाएंगे वैसे वैसे ग्रंथियों के कार्य घटते जाते हैं, पर सबसे मुख्य जो है वो थायराइड ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड यदि ज्यादा काम करे तो हम उसे हाइपर थायराइडिज्म बोलेंगे, और यदि कम काम करे तो हम उसे हाइपोथायराइडिज्म बोलेंगे। हाइपोथायराइड हमारे शरीर में पानी को इकट्ठा करता है, हमें मोटापा देता है। वहीं हाइपरथायराइड हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया को बढ़ाकर शरीर को पतला कर देता है, कमजोर कर देता है, एनर्जी हाई कर देता है, पानी कम होता है और शरीर बिल्कुल सूख जाता है या वजन बिल्कुल कम हो जाता है। तो जब थायराइड ग्रंथि प्रॉपरली हार्मोन क्रिएट नहीं कर पाती, जैसे T3, T4, TSH, हालांकि इनके अंदर और भी हार्मोन्स होते हैं, पर हम क्योंकि चिकित्सक नहीं है और हमें चिकित्सा की पढ़ाई नहीं करनी, तो हम बिल्कुल मोटी मोटी बात करेंगे T3 की, T4 की और TSH की। तो हम सिर्फ इन तीन हार्मोन्स को, तीन चीजों को, तीन कंडीशंस को हार्मोन्स का मान के चलते हैं। तो जब थायराइड ग्रंथि इन तीन चीजों को बैलेंस नहीं कर पाती तो हमारा जो शरीर है उसमें ऊर्जा का अभाव होने लगता है। थकान होना, कमजोरी आना, हाथ पैरों में दर्द रहना, कार्य में मन ना लगना, खून की कमी होना, ये सारे लक्षण निकल आते हैं। तीनों ही कंडीशन में सेम चीजें होती हैं, बस उनकी मात्रा में अंतर होता है। वो जो अंतर है वो T3 के अनुसार सूजन के कारण आएगा, T4 के अनुसार इन्फ्लेमेशन के कारण आएगा, और TSH के अनुसार वायु के कारण क्रिएट होगा। जो हमने डे 1 बात करी थी वात पित्त कफ, यहाँ पे भी वही कंडीशन होती है। अगर मैं कफ की बात करूं तो वो T3 है, अगर मैं पित्त की बात करूं तो वो T4 है, अगर मैं TSH की बात करूं तो वो वायु या वात रोग कहलाएगा। अगर हम मेडिकल कंडीशन की बात करते हैं तो जो T3 है वो आयोडीन के अभाव में बड़ी हो जाती है। तो मैंने डे 1 बताया भी था कि बच्चों को कॉमन सॉल्ट खाना चाहिए जिसमें आयोडीन की मात्रा ज्यादा होती है, और बड़ों को पहाड़ी नमक या सेंधा नमक या लाहौरी नमक जिसको बोलते हैं वो खाना चाहिए, क्योंकि उसमें आयोडीन की मात्रा कम होती है। तो बड़ों को इतने आयोडीन की आवश्यकता नहीं होती। तो जब हमारे शरीर में आयोडीन की मात्रा अपने लेवल से कम हो जाती है तो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा। अब यहां देखिए, ये जो कनेक्टिविटी है वो थायराइड के साथ ब्लड प्रेशर की बन गई। इसी तरीके से जो डायबिटीज है वो भी कहीं ना कहीं इसी तरीके से कनेक्टेड होती है।
अगर हमारे शरीर में आयोडीन जरूरत से ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाए तो वो हाइपर थायराइडिज्म में काउंट किया जाएगा। अब अगर देखा जाए थायराइड में लक्षण क्या क्या हो सकते हैं, तो T3 में शरीर में पानी भरा है, किडनी पे एक्सेस जोर पड़ता है, नेफ्रॉन्स या किडनी यूरिन को प्रॉपरली ना तो क्लियर कर पाते हैं ना शरीर से बाहर फेंक पाते हैं। तो सबसे पहली चीज यूरिन में थिकनेस आ जाती है, जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि यूरिन में कफ आ गया है। यदि यूरिन में कफ की मात्रा बढ़ जाती है तो हमारा रक्त भी उससे दूषित होता है, क्योंकि रक्त की फिल्ट्रेशन करने के बाद ही जो वाटर किडनी होती है वो वाटरी सब्सटेंस को ब्लड से अलग करती है। तो यदि हमारे शरीर में T3 इम्बैलेंस होता है, आयोडीन की कमी हो जाती है, तो उस अवस्था में रक्त में चिकनाई की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण हमारी मांसपेशियों की रक्त की गति जो है वो धीमी हो जाती है। जब रक्त की गति धीमी होती है तो उस अवस्था में हृदय अतिरिक्त बल लगाता है रक्त को धकेलने के लिए। तो इस प्रकार हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। क्योंकि रक्त धीमी गति से आगे बढ़ रहा है, चिकना है, भारी है, तो धीमी गति से आगे बढ़ेगा, तो हमारे शरीर में मांसपेशियों में मीठी थकान या दुखन रहती है। हमारा शरीर गर्मी में अधिक गर्म और सर्दी में अधिक ठंडा पड़ने लगता है। ये कल की क्लास में किसी ने बताया भी था कि गर्मियों में गर्मी ज्यादा लगती है और सर्दियों में सर्दी ज्यादा लगती है। तो यहाँ पे थायराइड का रोल होता है कि हमारे शरीर की जो ट्रांसवर्सल हीट होती है वो इम्बैलेंस हो जाती है। तो शरीर को तापमान सहने की जो आदत होती है वो इम्बैलेंस हो जाती है, तो हमें गर्मियों में गर्मी और सर्दियों में सर्दी ज्यादा लगने लगती है, या उनके प्रति हमारे शरीर की संवेदनाएं जो नर्वस सिस्टम के थ्रू देखी जाती है बढ़ जाती है। ऐसी अवस्था में व्यक्ति भावुक हो जाएगा, छोटी छोटी बातों पर तुरंत रिएक्ट करने लगेगा और उसमें समझदारी का जो पक्ष है वो कम हो जाता है। ऐसी अवस्था में व्यक्ति डिप्रेशन, स्ट्रेस, तनाव की स्थिति में भी जा सकता है। छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आना, छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़ापन होना, मूड स्विंगिंग्स होना, ये सारे कहीं ना कहीं चीजें थायराइड ग्लैंड से कनेक्टेड हैं, यानी शरीर में हाइपोथायराइडिज्म के लक्षण आए हैं। और मजे वाली बात देखिए, हाइपरथायराइडिज्म में भी सेम लक्षण होंगे, पर वहां कंडीशन क्या होगी, वहां पे जल का अभाव होगा, अग्नि तत्व बढ़ा हुआ होगा, तो यही सारी चीजें ऑपोजिट हो जाएंगी। यानी चिड़चिड़ापन होगा, गुस्सा आएगा, यहाँ पे व्यक्ति रोएगा, वहां पे व्यक्ति लड़ेगा। यहाँ पे व्यक्ति एक कमरे में या अंधेरे में अपने आप को बंद करने की कोशिश करेगा, जबकि वहां सामने वाले का सिर फोड़ने की कोशिश करेगा। तो एनर्जी सेम तरीके का काम कर रही है, लेकिन रिएक्शंस दोनों के अलग अलग। इसी तरीके से हमारी मांसपेशियों में अकड़न आने लगती है, थकान होने लगती है, जोड़ों में दर्द आ जाता है। आपने नोट किया होगा कभी कभी कोई व्यक्ति या बच्चा अचानक से हमारे पैर पे बैठ जाए, या उसका हल्का सा वजन हमारे पैर पे पड़ जाए, या कोई पकड़े, तो हमें ऐसे सुख की अनुभूति होती है, मन करता है कि बस वो दोबारा इस तरीके की थोड़ा सा दबाव दे जाए। अगर कोई ज्यादा दबाव देता है तो दर्द हो जाता है, और कोई हल्का दबाव देता है तो सुख की अनुभूति होती है। ये जो अनुभूति है ये हाइपोथायराइड के कारण होती है। इसी तरीके से हमारा जो, क्योंकि शरीर में पानी भर रहा है, तो जो थायराइड ग्लैंड है वो सूज के बड़ा हो जाता है, सूजन आ जाती है, और यही सूजन शरीर में बढ़ जाती है, जिसके कारण मोटापा आता है। हमारा जो मोटापा है वो 4 प्रकार का होता है। नंबर 1, हड्डियों का मोटापा, जिसमें हड्डियां पूरी स्ट्रेंथ में होती है, स्ट्रांग होती है। इस तरीके के वजन को कभी कम नहीं करना चाहिए। दूसरा, मांसपेशियों का मोटापा, जिसमें मांसपेशियां ठोस होती हैं।
इसको स्पेसिफिकली बनाया जाता है तो इसको कम करने के लिए लोग बाग कभी सोचते नहीं है। तीसरा जो है वो होता है पानी का मोटापा। ये सबसे कॉमन मोटापा है। आप चाहें या ना चाहें ये लगभग लगभग हर व्यक्ति को मिलेगा। जिसको यूरिन खुल के नहीं आएगा मोटापा होगा, जिसके शरीर में दर्द होंगे मोटापा होगा। ये मोटापा आपको 99.99% लोगों में मिलेंगे ही मिलेंगे। इस मोटापे को कम करने के लिए हमें अपनी किडनी की फिल्ट्रेशन पावर को बढ़ाना होता है, जो हम वेरियस टेक्निक से बढ़ा सकते हैं। और जो चौथी तरीके का मोटापा है वो है हवा का मोटापा। शरीर में हवा भर जाती है, आप किसी को कहीं पे भी टच करिए वो डकारे लेना चालू कर दे, ऐसा व्यक्ति भी आपको मोटा मिलेगा। ये मोटापा होता है शरीर को कुपोषण होने की अवस्था में, या ये कह लीजिए कि शरीर को जितना न्यूट्रिशन चाहिए उतना न्यूट्रिशन उसको नहीं मिल पाता, तब इस तरीके का मोटापा आता है। तो हम इसमें से कॉमन मोटापा पकड़ेंगे जो सूजन के कारण होता है, उसमें डायरेक्टली थायराइड का रोल होता है। अगर हमारी जो है थायराइड ग्लैंड सूज जाती है तो शरीर में भी पानी भरता है, यानी नमी आ जाती है, जिसके कारण हमारे जो जब कहीं जैसे आपने देखा होगा कहीं पानी इकट्ठा हो जाए और लंबे समय तक वहां बना रहे, तो जहां पे भी पानी इकट्ठा हुआ है, पानी तो खुद गंदा होता ही होता है, उसमें कुछ ऐसे बैक्टीरिया पड़ जाते हैं जो नीचे की जमीन या पानी अगर किसी लोहे में या कटोरी में हो तो उसको उसके बेस को भी खराब कर देते हैं। इसी तरीके से जब हमारे शरीर में लंबे समय तक पानी भर जाता है तो उस अवस्था में हमारी जो हड्डियां होती हैं वो कमजोर होने लगती हैं। और थायराइड के कारण ही यहाँ मैं ये कहूंगा कि लगभग 70-80% थायराइड के कारण ही हमारी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है। तो ऐसे व्यक्तियों को जिनको थायराइड लंबे समय तक बना हो, शरीर में सूजन हो, विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो गई हो, अंगुलियां जो हैं वो पतली पतली हो जाती हैं, नाखून कमजोर होते हैं, पतले हो जाते हैं, हल्के होते हैं, शरीर में से पानी बेइंतहा बहता है, सर में माथे में बेइंतहा पसीना आता है, मतलब बहुत ज्यादा। हल्का सा पंखा बंद हुआ या थोड़ा सा चलने लगे चलना पड़ा तो या तो सांस फूल जाएगी या पसीना जो है वो ज्यादा आएगा। अब पसीना हमारा दो कैटेगरी का होता है। एक होता है शरीर की गर्मी को न्यूट्रल करने के लिए शरीर पानी छोड़ देता है, ये भी पसीना है। और दूसरा जब हम मेहनत करते हैं तो उसमें चिकनाई होती है, ये भी पसीना है। तो नेचुरोपैथी के प्रोसेस में हम लोग जो चिकनाई वाला पसीना है उसको अच्छा पसीना मानते हैं, ओरिजिनल पसीना मानते हैं। और जो पानी बहता है वो वेस्ट ऑफ वाटर है, यानी वो हमारे शरीर का पानी निकल रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को प्यास ज्यादा लगेगी और विशेषकर रात को प्यास लगेगी। अब जब रात को प्यास लगेगी, मुंह सूखा रहेगा, तो वो रात को पानी पिएगा। और ऐसे व्यक्ति को रात को 2 बार 3 बार 4 बार यूरिन पास करना पड़ सकता है। इतनी ही बार उसे पानी पीने की आवश्यकता भी पड़ सकती है। अब अगर आप इसे कनेक्ट करेंगे तो आप पाएंगे कि ये कहीं ना कहीं शुगर से कनेक्टेड है। तो जो मैंने बात बताई थी कि बीपी शुगर थायराइड एक साथ चलते हैं, वो यही। अगर इन रोगों को ठीक करना चाहते हैं, बीपी को हुआ, शुगर को हुआ, थायराइड को हुआ, तो सबसे पहले थायराइड को बैलेंस किया जाएगा। सर एक तरह से फिर किडनी का ट्रीटमेंट होगा? पूनम जी अभी एक बार मैं बोल लूं उसके बाद आप पूछिएगा। इसके अलावा शरीर में क्योंकि पानी भरा हुआ है तो स्किन के अंदर नमी आ जाती है, वहां पर बैक्टीरिया पनपने लगते हैं। वो ना तो हमें अनुभव होंगे ना टेस्ट रिपोर्ट में आएंगे, पर वहां पे आपको खुजली की, जैसे कहीं पे सूजन होती है आप देखेंगे खुजली जैसा फील होने लगता है। अब आप उसको खुजाते हैं तो वहां पे लाल रंग की धारियां या पित्त बढ़ जाती है। और कई बार खासकर वर्षा के दिनों में, बरसात ऋतु में, आप देखते हैं आपके जो कांख होती हैं या ऐसे स्थान होते हैं जहां पर जो हमेशा टाइट रहते हैं या बंद रहते हैं, डायरेक्टली हवा नहीं पहुंच पाती, तो वहां पर भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाते हैं, जैसे ददोरा होना, दाद होना, खुजली होना। तो ये सारे कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में थायराइड से कनेक्टेड होते हैं। इसके अलावा जिस व्यक्ति को थायराइड संबंधी समस्या है उसके लिए कॉमन कॉमन सा प्रोटोकॉल है। अगर सूजन ज्यादा है तो पानी खाएं, उसे पिए ना।
अब पानी खाने से मतलब क्या है? आपने मुंह में पानी रखा, उसको घुमाइए, जब उसमें लार मिल जाए तब उसको निगलिए। पानी की मात्रा एक साथ कभी भी नहीं ली जाती, थोड़ी थोड़ी करके ली जाती है, और ऐसा व्यक्ति खाना खाने के साथ पानी नहीं पीता, क्योंकि उसके शरीर में ऑलरेडी पानी है। यदि ऐसा व्यक्ति पानी पिएगा तो उसको समस्याएं होंगी। इसी तरीके से ऐसा व्यक्ति तेल नहीं ले सकता, क्योंकि तेल लेगा तो परेशानी होगी। तो इनकी अपनी अपनी अलग अलग टेक्निक्स होती हैं, जो शरीर की जरूरत के अनुसार प्रयोग में लाई जाती है। अब कोई व्यक्ति अगर पानी पीता है, मान लीजिए आपने 1 गिलास पानी पिया और विद इन 1 आवर आपको यूरिन पास करने की जरूरत पड़ रही है, तो आप समझ जाइए कि आप थायराइड रोग से ग्रसित हैं, भले ही वो रिपोर्ट में आए या ना आए। ये बिल्कुल बेसिक सिम्टम है। जिस प्रकार खाना खाने के बाद उसे पचने के लिए लगभग 3 से 5 घंटे का समय लगता है, उसी प्रकार हमारे शरीर को पानी को पचाने के लिए मिनिमम 45 मिनट्स लगते ही लगते हैं। यदि पानी पीने के दौरान आधे घंटे में, 15 मिनट में, 20 मिनट में आपको यूरिन पास करना पड़ता है, तो समझ जाइए आपको थायराइड है। ये एक प्राकृतिक लक्षण है थायराइड होने का। हालांकि हम लोग ये मान के चलते हैं कि पानी पीने के बाद कम से कम 2 घंटे तक यूरिन पास नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब पानी शरीर में सही से आत्मसात हुआ है और वो अपनी प्रोसेसिंग पूरी कर रहा है। पर यदि 1 घंटे से पहले आपको यूरिन पास हो जाता है तो थायराइड रोग है। थायराइड रोग है, किडनी की एनर्जी डाउन है, जिस कारण किडनी पानी को रोक नहीं पाती, प्रॉपर फिल्टर नहीं कर पाती, तो वो उसे फटाफट शरीर से बाहर फेंकती है। ऐसे ही आपने देखा होगा कुछ महिलाओं में ब्लैडर लीकेज की शिकायत आ जाती है। बढ़ती उम्र में पुरुषों में भी ये शिकायत आ जाती है, तो यहाँ पर भी थायराइड ग्लैंड का ही रोल होता है। इसके लिए योग में ये बताया हुआ है कि वज्रोली मुद्रा का प्रयोग करना चाहिए। अंजनी मुद्रा हो गई, वज्रोली मुद्रा हो गई, अश्वनी क्रिया हो गई, ये चीजें हमारे जो उपस्थ होते हैं उनको ताकत देने का काम करती है। इसी प्रकार काला चना हो गया, किशमिश हो गई, ये चीजें बहुत अच्छी हैं, जो सही तरीके से यूज करी जाए तो इनको ठीक कर सकते हैं। अब जब शरीर में पानी का अभाव है, हालांकि शरीर में सूजन है, पानी की अधिकता है, पर जो बॉडी का दूसरा सेक्शन है, जैसा मैंने बताया था हमारी बॉडी में 2 पार्ट्स में बटी हुई है बॉडी, ब्लड और लिम्फ है। ब्लड हमारी बॉडी का पोषण है, जो फूड को इंडिकेट करता है, हार्ड सब्सटेंसेस को इंडिकेट करता है। वहीं जो लिम्फ है वो हमारी बॉडी के वाटरी पार्ट को या लिक्विड पार्ट को या जल तत्व को इंडिकेट करता है। तो जब शरीर के अंदर पानी की अधिकता होती है तो हमें पानी की कमी के कारण कब्ज हो जाती है। ये बात थोड़ी अजीब लगेगी सुनने में कि पानी की अधिकता है और कब्ज हो गई। अब हमने जो पानी पिया वो यूरिन उसको फटाफट थ्रो आउट कर रहा है, तो शरीर में पानी का अभाव हो जाएगा और आंतें सूखने लगती हैं, जिसके कारण कब्ज होती है। इसलिए जिस व्यक्ति को हाइपोथायराइड की शिकायत हो उसे अधिकतर आपको कब्ज दिखाई देगी। इसी तरीके से जिसको हाइपोथायराइड होगा, क्योंकि उसके पास एनर्जी का अभाव है, उसकी आवाज धीमी होगी, मीठा बोलेगा। इसी को हमारे ग्रंथों में पुरुष तत्व और स्त्री तत्व या प्रकृति का नाम दिया गया है। क्योंकि शरीर में पानी भरा हुआ है तो त्वचा जो है वो फूली फूली दिखाई देती है, आदमी सुंदर दिखाई देता है, गोल मटोल दिखाई देता है। खासकर ये चीज हमारे चेहरे पे आसानी से नजर आ जाती है। यही पानी अगर हमारे सिर में जमा हो जाए तो ये नजले को इंडिकेट करता है, जिससे आंखें कमजोर हो जाती हैं, बलगम की शिकायत हो जाती है, मुंह में शुरू में पानी रहता है, बाद में मुंह सूखने लगता है, प्यास ज्यादा लगने लगती है। ऐसे ही हमारा जो हार्ट बीट है वो अपने नॉर्मल रेट से, जो कि 72 है, उससे कम होके 60, 65 इस तरीके से आ जाता है। महिलाओं में यही समस्या पीरियड्स की कमी कर देती है, वाइट डिस्चार्ज को बढ़ा देगी और पीरियड्स की कमी कर देगी। शरीर का जो ट्रांसवर्सल हीट होता है, ट्रांसवर्सल हीट वो हीट है जो शरीर के हर अंग को चलने की गति प्रदान करती है। वो बॉडी के ऑर्गन्स को उनकी कार्य क्षमताओं में लगाए रखती है।
तो ये कम हो जाती है। हम जो खाते हैं, क्योंकि मेटाबॉलिज्म वीक हो चुका है, तो हमारा डाइजेशन खराब हो जाता है। हम जो खाते हैं वो हमें पचता नहीं, आंतों में पड़ा सड़ता रहता है, भूख बार बार लगती है, बार बार खाने की इच्छा होती है, हम भावुक हो जाते हैं। हमारी जो प्रतिक्रिया होती है किसी भी बात के प्रति, चाहे वो उत्तर देना है, चाहे वो किसी भी प्रकार का रिस्पॉन्स देना है, वो कम हो जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आजकल आपने सुना होगा विटामिन बी 12 और बी 17 की कमी हो जाना। तो इसके अंदर जब हाइपोथायराइड होता है तो हमारे शरीर में विटामिन बी 12 कम हो जाता है। हमारी सांसें कमजोर होती हैं, हम चलते हैं तो हमारी सांस फूलने लगती है, हमें नींद जाना ज्यादा आने लगती है, या हमारा मन करता है कि हम लेटे रहें, क्योंकि हमें थकान का अनुभव होता है उसमें, तो हमारा लेटे रहने का मन करता है। यदि इसके साथ साथ विटामिन डी की डेफिशिएंसी भी होने लगे या हो जाए, तो हमारा मन करता है कि हम पीठ के बल लेट के सोएं, सॉरी, पेट के बल लेट के सोएं। तो पीठ ऊपर की ओर रहती है, ऐसे में हड्डियां कमजोर होती हैं, हमारा मन अस्थिर होता है, किसी काम में नहीं लगता, चिड़चिड़ापन बना रहता है। हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, मुख्य रूप से स्वाद की और गंध की, ये भी कमजोर हो जाती है। चेहरा फूल सा जाता है, हाथ पैरों में मीठी मीठी चुभन या दर्द बना रहता है, कोई हल्का सा भी टच करे तो हमें अच्छा लगता है। तो ये जो लक्षण हैं, ये सारे हाइपोथायराइड के लक्षण हैं। कल हम लोग हाइपरथायराइड के बारे में बात करेंगे, या इसको छोटे से उसमें कह के मैं खत्म करता हूं। जो भी लक्षण मैंने हाइपोथायराइड के लिए बताए हैं, इसके सारे विपरीत लक्षण हाइपरथायराइड के लिए देखे जा सकते हैं। थायराइड ग्लैंड यदि सिकुड़ गया है तो हाइपरथायराइड, यदि फैल गया है तो हाइपोथायराइड। यदि हाइपोथायराइड है तो शरीर का मेटाबॉलिज्म वीक हो जाएगा, जिसके कारण शरीर में पानी इकट्ठा हो जाएगा। और यदि सिकुड़ गया है हाइपरथायराइड ग्लैंड, सॉरी, यदि थायराइड ग्लैंड सिकुड़ गया है तो यह हाइपरथायराइड है। ये एक्सेसिव हीट जनरेट करेगा, हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देगा, तो हमारे शरीर में जो पानी की मात्रा है वो कम हो जाती है और एनर्जी का लेवल बढ़ जाता है। बस यही है थायराइड। अब इसको हम थोड़ा सा प्राकृतिक नजरिए से देखने की कोशिश करें, तो T3 जब आप रिपोर्ट देखते हैं, अगर बढ़ा हुआ है, आपके शरीर में जल की मात्रा अधिक है। T3 यदि कम है तो आपके शरीर में जल की मात्रा कम है। इसी तरीके से T4 आप देखेंगे, यदि बढ़ा हुआ हो और मैं जल से तुलना करूं तो जल की मात्रा कम है, और यदि T4 कम हो तो जल की मात्रा बढ़ी हुई मानी जाएगी। TSH बात का है। ऐसे केस में पेशेंट के लिए तेल पीना, तेल लगाना और खुश रहना, ये तीन चीजें हैं। तेल पीना, तेल लगाना और खुश रहना थायराइड के रोग को ठीक करने का, TSH के रोग को ठीक करने का बहुत साधारण और बहुत इफेक्टिव टूल है। तो आज हम थायराइड की क्लास यहाँ खत्म करते हैं। अब आपके अगर कोई सवाल हो, कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। जी सर, मेरा आज ही टेस्ट हुआ है थायराइड का। मेरा T3 ठीक आया है, T4 ठीक आया है, TSH मेरा बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ आया है। TSH मेरा आया 6.123। देखिए, ये बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा हुआ, 5 की तो रेफरेंस रेंज ही होती है, तो ज्यादा नहीं बढ़ा हुआ। ये ठीक है फिर? लगभग ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, आपको गैस ज्यादा बनेगी इसमें। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, गैस बन रही है। और विटामिन D 30 है। विटामिन डी कम हो गया ना? हाँ, विटामिन D कम है। जी, तो आपको मैंने कोई ट्रीटमेंट बताया था कि परसों तरसों? मैंने नहीं, मेरे को तो नहीं कोई बताया सर। आपका T3 कितना है? मेरा T3 है 3.02, नॉर्मल है वो तो। नॉर्मल है। T4 भी नॉर्मल है, 0.95। 0.5 है? 0.95। 0.95 है।
आपके शरीर में पानी रुकने का लक्षण है ये। मैंने बताया ना, अगर T4 आपका कम हो जाए हाँ तो जी। ऐसी अवस्था में शरीर में पानी अधिक हो जाता है, ओके। आपके शरीर में सूजन आई होगी। सूजन ऐसा तो कुछ नहीं है, हाँ पेट में प्रॉब्लम आ रही है, दर्द हो रही है, पेट में दर्द मेटाबॉलिज्म रहता है। अगर आप है, देर वीक है। हाँ, अगर आप देर तक पैर लटका के बैठेंगे तो पैर सुन पड़ जाएंगे। हाँ जी। अगर आप यस। सीढ़ियां चढ़ेंगे तो सांस फूलेगी। हाँ बिल्कुल ये चीज है। तो ये T4 कम होने का मतलब है कि आपके शरीर में सूजन आ गई है, ये हाइपोथायराइडिज्म का लक्षण है। पर बॉडी वैसे वीक है, बॉडीली मतलब कोई मोटापा नहीं है। नहीं पता चलता मैम, जब तक आप इसको अच्छा। कई बार प्रैक्टिकल करके नहीं देखेंगे, कई लोगों से इस बारे में बातचीत नहीं करेंगे, उसको जिएंगे नहीं, तब तक ये चीजें नहीं समझ आती। ओके। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक तरह से हाइपोथायराइडिज्म का इलाज करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। आपकी उम्र कितनी है? 62। 62। और वेट कितना है? मेड 56। ओके। और हाइट कितनी है? 52। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आप एक हेल्दी पर्सनैलिटी है। आपका बॉडी वेट और हाइट ये बराबर ही है, इनमें कोई दिक्कत नहीं है, ये अच्छी कंडीशन है आपकी, लेकिन फिर भी हम ये मान के चलेंगे कि आपको सूजन है। अब आपने क्या करना है, आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाना है एक तो। हाँ जी। ठीक है, इसके लिए आपने ये करना है कि आप हाँ जी। कोई भी फास्ट फूड वाली आइटम ना खाएं, दिन में 3 टाइम प्रॉपर तरीके से पी लें, और फ्रूट के द्वारा जो भूख बढ़ाने वाले फ्रूट होते हैं सेपरेट टाइम पे खाएं। जैसे खीरा खाने के साथ नहीं खाना, खाने के 2.5 घंटे हाँ 3 घंटे जी। हाँ बाद आप जी। खीरा खा सकते हैं। अच्छा, खाने पपीता के साथ आपको खीरा भी खाना नहीं खाने लेना। के बाद नहीं खाना, खाना खाने से पहले खा सकते हैं। आपको भूख बढ़ानी है अच्छा। अपनी, नंबर 1। और नंबर 2, आपको नहीं, आपने खाने के साथ कुछ नहीं लेना, खाना सिंपल होना ओके। चाहिए। दही हाँ, तो ले सकते हैं और खाने के खाने की साथ? कोई पाबंदी नहीं है, आप बाहर का भी खाना चाहें तो खा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। बस ये है कि मैं ज्यादा सर तेज बाहर मिर्च का कुछ मसाले नहीं ना खाएं। खाती, कुछ नहीं बाहर का सेपरेट, खाती, बिल्कुल दही सिंपल खाने के घर साथ का नहीं फूड लेना। लेते हैं। नहीं ये लेना सूजन ना, को हाँ। बढ़ाता ओके। है। अच्छा, तो ये अलार्मिंग तो नहीं है ना सर, कुछ ऐसा दही अभी? खाने के साथ मत लीजिए, सूजन बढ़ाता ओके सर, ठीक है। है। हाँ जी, ठीक है सर, मैंने कहा अलार्मिंग तो नहीं है ना कुछ आपने ऐसा? क्या बोला? मैंने कहा ये कोई अभी खतरे का तो कुछ नहीं है ना ऐसा? नहीं नहीं, प्रॉब्लम तो अलार्मिंग नहीं कुछ इससे? नॉर्मल कंडीशन है। नहीं, ये ठीक नहीं, है। ये बिल्कुल नॉर्मल रेंज है। पर इसको भी ओके। ठीक करने की जरूरत है। नहीं, इसमें प्रॉब्लम क्या होगी, आपको हल्का सा दर्द आने की शिकायत है, और कमर में या घुटने में दर्द आ सकता है। मेरे को दर्दें बहुत रहती हैं सर, बहुत ज्यादा। ठीक है, और गैस बनेगी आपको। गैस बनती है और गैस गैस बनेगी बॉडी आपको, एक बहुत, बॉडी गैस एक के बहुत कारण ही ज्यादा। दर्द होता है, तो आप एनेमिक हो जाएंगे। ठीक है। मैं डी जी थ्री जी भी जी, ले रही हूँ सर, आपने D3 दही, अगर ले। चावल, हाँ। कड़ी नहीं खानी, ओके सर। ओके। उसकी जरूरत नहीं है आपको, विटामिन डी लेने की जरूरत नहीं है। ओके। हाँ, ओके। पर क्योंकि आप मेडिकल से उसमें चल रहे हैं तो वीकली लेते हैं। ठीक है, आपने ठीक एक है। काम और करना है। हाँ जी। आ, सुबह जो है, सुबह उठते ही खाली पेट हाँ जी। लगभग 6 काली मिर्च गुनगुने पानी के साथ निगल लीजिए 21 दिन तक। 6 काली मिर्च, ठीक है। एसिडिटी तो नहीं हाँ, बढ़ जाएगी ना सर इससे? नहीं, ये आपके डाइजेशन को ठीक करेगी, और बॉडी में जो ठीक है। पानी रुका हुआ है जिसके कारण आपको दर्द होते हैं उनको खोल देगी, उनको निकालेगी। उसके बाद आप दर्द कम करने के लिए लगभग चने बराबर गुड़ दिन में 6 बार हाँ जी। चूसिए। ओके। इससे आपके दर्दों में कमी आ जाएगी। ठीक है, पर जैसे मैं एसिडिटी की गोली ले रही हूँ वो तो लेती रहूँ उसमें ना भी साथ फर्क आ में? जाए, हाँ लेते रहिए, लेकिन उसमें भी फर्क आ जाएगा। फर्क अच्छा, आएगा छह मतलब 15-15 एक दिन बाद फर्क आएगा, लेकिन फर्क आ जाएगा, एसिडिटी का लेवल भी कम हो जाएगा आपका। 6 काली मिर्च बस गुनगुने पानी के साथ निगल लें? जी जी, ठीक है। ठीक है सर। ठीक। पाउडर बना ओके, के भी ले सकते हैं उसको कुछ? नहीं, साबुत काली मिर्च निकलनी है। साबुत। ओके सर। ओके। ओके। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम। प्रेम नारायण जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं?
हेलो सर। हाँ जी। सर मेरी मैडम कोई सवाल करेगी। जी बोलिए। हाँ, आप बोलो। सर इनका एक्चुअली में क्या हुआ है कि इनके पीरियड्स के एक सप्ताह बाद थोड़ा सा मतलब वो ठीक ठीक कर का वो डिस्चार्ज हो रहा है, तो यही जानना चाह रहे थे कि क्या कारण हो सकता है। बात करो। पैरों में ठंड लगी हुई है, पैर ठंडे रहते हैं जब से दिक्कत शुरू हुई है? 2 से 3 दिन हो गया है सर। पैर ठंडे रहते हैं आपके? थोड़ा थोड़ा। आपने कुछ नहीं करना, रात को सोने से पहले गर्म पानी में, तेज गर्म पानी में पैर डाल के कम से कम 15 मिनट सिकाई कर लीजिए, पंखा बंद करके। बाद में उसको पहुंच कर अच्छे से तेल मालिश करके सो जाइए, 1-2 दिन में आराम आ जाएगा। थैंक यू सर। डॉक्टर यशु जी। हाँ जी डॉक्टर साहब, जैसे मैंने आपसे पहले भी बताया था कि मुझे थायराइड है जी। और T3 T4 तो मैं अब नहीं करवा रही काफी दिन से। TSH हम कराते हैं हर तीसरे महीने जी। देखने के लिए। तो वो यदि मेरी टेबलेट 100 mg की चलती रहती है एल्ट्रोक्सिन, फिर तो वो नॉर्मल रहता है। हम्म। यदि उसको कम कर देते हैं, जैसे मान लो एक बार 80 की कर दी थी, हम्म। तो फिर वो बढ़ जाता है, जैसे 7-8 तक चला जाता है। जी। तो अब मैंने टेबलेट तो 100 mg की फिक्स कर ही ली है। हम्म। और वेट भी मेरा, मेरी एज है 54 ईयर्स, जी। और हाइट है मेरा 5'3", जी। और वेट है मेरा 75। तो मतलब उसमें मेरे को जैसे आपने जो भी सिम्टम्स बताए कि जैसे सांस फूलती है सीढ़ी चढ़ते हुए, हम्म। और कमर में दर्द रहती है, और जैसे अब मैं देख रही हूँ, क्योंकि मुझे 18-20 साल हो गए गोली खाते हुए। जी। जब मेरा छोटा बेटा हुआ था उस समय मुझे थायराइड हुआ था, फिर ये ठीक नहीं हुआ। तो जैसे स्किन भी देख रही हूँ कि जैसे स्किन भी कहीं कहीं से जैसे काली काली सी स्किन होती जा रही है, आंखों के नीचे बिल्कुल काले काले गड्ढे पड़ते जा रहे हैं, और बाल जो है जैसे जो आगे वाले बाल होते हैं वो ऐसे लगता है जैसे टूट रहे हैं, मतलब बिल्कुल जैसे मतलब प्लेन बाल थे, जैसे घुंघराले से हो रहे हैं आगे वाले बाल। तो इसका कोई ट्रीटमेंट, क्योंकि वो तो गोली तो हम ले ही रहे हैं, तो मैम इसके इसमें अलावा क्या है? ये बताइए, एक बार दोबारा बताइए, आपका वेट और हाइट कितनी है? मेरा वेट है जी 75, और हम्म। हाइट है मेरी 5'3". 5'3", ओके। आप थोड़ा सा, अगर देखा जाए तो वेट बढ़ा हुआ है और मेटाबॉलिज्म घटा हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। और जैसा मैंने बताया था कि T3 हम थायरॉक्सिन से देखते हैं। हम्म। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करना है कि आपके शरीर में जो सूजन है वो कम करनी है, पर ये ध्यान रखिएगा, अगर आपने शरीर में से सूजन कम करी, आपकी बॉडी के पेन खुल जाएंगे, विशेषकर घुटनों के और कमर के, तो यहाँ आपके दर्द बढ़ जाएंगे। अगर आप इसके लिए रेडी हैं तो मैं आपको आगे बता सकता पेन तो वैसे मुझे अभी भी होता है जी। हूँ। बढ़ेगा वो, अप्रोक्सीमेटली लगभग 3 गुना बढ़ जाएगा। 3 गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि जैसे अब ये जो कमर का तो है, मैं हीट बेल्ट लगा के, जैसे थोड़ा सा भी कोई ऊपर नीचे चढ़ने का काम हो जाता है तो हीट बेल्ट लगा के उसको थोड़ा आराम दे के फिर नींद आती है। कौन सी पैथी में डॉक्टर हैं आप? हाँ जी। आप कौन सी पैथी में डॉक्टर हैं? मैं तो सर PhD हूँ, और मैं इसमें DN कॉलेज हिसार में प्रोफेसर हूँ, इंग्लिश में, इंग्लिश हेड ऑफ द अच्छा डिपार्टमेंट। अच्छा, आपका जो डॉक्टरेट है वो एजुकेशन में है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके। तो आप मेरे बच्चे दोनों डॉक्टर हैं, वो ऑर्थोपेडिक्स कर रहे हैं दोनों बच्चे, MBBS दिल्ली यूनिवर्सिटी से करके दोनों ऑर्थोपेडिक्स कर रहे हैं, तो अच्छा इसलिए हाँ जी, हाँ जी। मैम, देखिए इसमें एक चीज मैं क्लियरली मेंशन करना चाहूंगा, एलोपैथी के अंदर हड्डियों का टूट फूट का इलाज जो है वो सिर्फ उसको जोड़ना है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ नेचुरोपैथी जी। उसको दोबारा से रिवाइव करने की ताकत रखती है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब यहाँ पर हुआ क्या है कि आपको यंगर एज में पीरियड संबंधी दिक्कतें काफी रही हैं, स्पेशली वाइट डिस्चार्ज की, तो ये आपकी कमर के दर्द का कारण बन गई है। हाँ जी। तो हम ये कह सकते हैं मैम, शशि जी अपना माइक ऑन ऑफ कर लीजिए। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जब आपका सूजन कम की जाएगी, पेन खुलेंगे। अब वो अच्छा जो जी। पेन खुलेंगे, हमारे शरीर में ना एक प्रोसेसिंग होती है कि जब हमारे शरीर का कोई हिस्सा खराब होने लगता है तो वहां पे पानी आ जाता है, तो हमें दर्द का आभास कम होता है।
हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। थायराइड उसी को बैलेंस करता है एक तरह से। तो यदि मैंने वहां से पानी हटाने के लिए कोई टेक्निक आपको बताई तो पानी वहां से हटेगा तो आपका वो क्षेत्र दर्द करने लगेगा और उस समय वहां पे मेडिसिन कोई भी काम नहीं कर पाती। तो यदि पेशेंट अगर पूरा विलफुल है, पूरी इच्छा शक्ति के साथ करता है और उसे विश्वास है कि वो करके निकल जाएगा, तभी मैं उसको आगे का प्रोसीजर बताता हूँ कि आप ये कर लीजिए तो आप इस तरीके से कवर करेंगे। तो यहाँ आपको क्या करना होगा, एक तो कुछ मेडिसिन की हेल्प लेनी होगी, हाँ जी, हाँ आपको जी, हाँ गर्म जी। पानी की सिकाइयां लेनी होंगी। ठीक है जी, हीट बेल्ट और तो मैं लगाती हूँ, लेकिन गर्म पानी से सेकना है अपने पानी को। की सिकाई करनी होगी। और ठीक नंबर है जी। 3, अगर आपको दर्द ज्यादा होते हैं हाँ जी। तो उस कंडीशन में आपको गर्म और ठंडी सिकाई लेनी होगी। तो आपके पास कोई थेरेपी देने वाला व्यक्ति साथ में होना चाहिए। वो जो सिकाई होती है वो तुरंत कवर कर लेती है पेन को। अच्छा जी। तीसरी, चौथी और आखिरी चीज, आपको डायबिटीज नहीं होनी चाहिए, शुगर की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। डायबिटीज तो मैंने कल आपको बताई थी, फास्टिंग वाली मेरी 116 आई है। 116 तो नॉर्मल है, आप उसमें कर सकते हैं इलाज। अब आपने क्या करना है, आलू का रस आधा चम्मच सुबह और आधा चम्मच शाम को, आधा से 1 चम्मच के करीब आप ले लीजिए, लगभग 3 से 5 ml सुबह शाम दोनों टाइम पीजिए। ये खाली पेट। आपको बोन स्ट्रेंथ देगा। ठीक है जी। ठीक है। और आपने क्या करना है, चाय पीते हैं आप, चाय पत्ती, सॉरी, चाय पीते हैं आप? चाय पीते हैं जी। आपने क्या करना है, 1 कप पानी लीजिए, उसमें आधा चम्मच चाय पत्ती डालिए हाँ जी। और उसे इतना उबालिए कि वो आधी रह जाए। ठीक है जी। उसके बाद उसे छान लीजिए, छानने के बाद उसमें सादा पानी मिला दीजिए। अच्छा जी। अब ये जो चाय बनी है, ना तो इसमें दूध डालना है, ना चीनी डालनी है, ना नमक डालना है, ना नींबू डालना है, कुछ भी नहीं डालना है। इसको ऐसे ही खाली पेट में पीना है, दिन में 2 बार, लगभग ठीक। 8 घंटे के गैप पे। ठीक है जी, एक बार तो मॉर्निंग में पी लें और एक बार जैसे लंच वगैरह लेने के बाद इवनिंग में पी लें 6-7 बजे। हाँ, लगभग आपने खाली पेट में ही पीनी है और इसके बाद भी 1 घंटे तक पानी भी नहीं पीना। तो ये ठीक जो है। है लगभग 12 से 15 दिनों में अपना रिजल्ट दिखाना शुरू कर देगी और आपके शरीर की सूजन को कम करेगी। ठीक है दो जी। ढाई महीने के अंदर ये आपका वेट भी लॉस करेगी। ठीक है जी। ठीक है। और इससे जो दर्द खुलेंगे उनके लिए जैसा मैंने बताया कि आप गर्म सिकाई ले सकते हैं, गर्म पानी की सिकाई ले सकते हैं, ठंडी गर्म सिकाई ले सकते हैं, दर्दों का तेल लगा सकते हैं। अगर हाँ। आप दर्द क्लियर ना हो तो पेन किलर का सहारा ले सकते हैं, अदरवाइज पेन किलर को अवॉइड कीजिएगा। ठीक है जी। नींद का भी कुछ जैसे डिस्टर्ब सी रहती है नींद। वो इसी की वजह से है। जो हाँ। हड्डियों में पेन है, इसको हम ये बोलते हैं कि हड्डियों में पेन है। तो जो हड्डियों में अच्छा। पेन है उसकी वजह से नींद डिस्टर्ब हो जाती है। हम्म। आप ये कीजिए और मुझे सर मेरे लगभग को भी कुछ पूछना है। बताइएगा। हाँ ठीक है सर। जी। ठीक। ठीक है सर। जी शशि जी बोलिए। हाँ जी। सर मेरी बहू के 4th क्लास से है ना, हाइपोथायरॉइड है और वो हम्म 100 mcg थायरोनॉर्म पे है। हम्म तो इतने दिनों से दवाई पे है, तो कुछ और इलाज भी कर सकते हैं? और जो दवाई के साइड इफेक्ट्स हैं वो क्या हो सकते हैं इतने लंबे समय तक लेने के लिए? देखिए, इन दवाइयों के वैसे कोई खास साइड इफेक्ट नहीं है और जो है वो दिखाई नहीं देते। तो ये बहुत माइनर इफेक्ट डालते हैं पर इंटरनली काफी चेंजेस करते हैं। तो ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है। और अगर मान लीजिए 4th क्लास से है तो बाय बर्थ हम इसको लेके चलेंगे कि इनको बाय बर्थ हाइपोथायराइडिज्म है। तो इनका वेट कितना है, उम्र कितनी है और हाइट कितनी है? इनका वेट इनकी उम्र 37 years की है और वेट 67 kgs है और हाइट 5 feet 2 inches। 5 फीट 2 इंच, ओके। इनको समस्या क्या होती है हाइपोथायराइडिज्म की वजह से? वैसे तो कोई समस्या नहीं है, हम्म लेकिन हाँ, जैसे नॉर्मल खाना खाने के बाद भी जैसे 2 रोटी सुबह शाम, उसमें भी है ना वेट गेन कर लेते हैं। अगर वो नहीं एक्सरसाइज करें तो जो अपन नॉर्मल खाना खाते हैं बिना मीठा तला हुआ, उसके बाद भी वेट गेन होता है। इनके लिए मेन तो एक्सरसाइज ही चलेगी। ठीक है। और आप इनको महीने में 1 से लेके 5 तारीख तक काली मिर्च दे दीजिए
सुबह काली मिर्च गुनगुने पानी से, महीने में सिर्फ 5 दिन देनी है। जी। और जब इनके पीरियड आते हैं उससे 3 दिन हम्म पहले हम्म अजवाइन का गर्म पानी और चुटकी भर नमक डाल के वो इनको पीने के लिए दीजिए। तो अगर इनको पीरियड प्रॉपर आते हैं और ये काली मिर्च लेती हैं तो सूजन कम हो जाती है। बाकी इनको रेगुलर एक्सरसाइज के लिए बोलिए, ये बेस्ट जी रहेगा। दवाई जी चल रही है वो चलती रहेगी, वो बंद नहीं होगी। जी। जी ठीक है, थैंक यू डॉक्टर सर। वेलकम। प्रेम नारायण जी, आप कुछ हेलो पूछना सर। चाह रहे हैं? हाँ जी। जी सर, मुझे जो है, हेलो, आवाज आ रही सर मेरी? हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। मुझे 25-30 साल पहले हाइपर थायराइडिज्म था, जी। और मैं उसको 3 डोज जो है न्यूक्लियर मेडिसिन के लिए थे इसमें। हम्म। लेकिन अब आके मुझे जो है हाइपोथायराइडिज्म हो रहा है, और मेरे को थायरॉक्सिन की गोली खाना पड़ रही रोज एक, और शरीर भी पहले से भारी हो रहा, भूख नहीं लगती है, पेट वो होता है, सारे जॉइंट दर्द कर रहे हैं, सांस भी फूलती है। अच्छा, आप आपकी उम्र कितनी है? 60 करीब। 60 के करीब। आप क्या काम करते हैं? मैं ऐसा दिन भर से ज्यादातर मेरा काम बैठने के कंप्यूटर का है। कंप्यूटर का बैठने का काम है, तो आप सुबह कम से कम 1 घंटा टहल के आ सकते हैं, सुबह शाम 1-1 घंटा। सर घुटने में बहुत तकलीफ होती है, चलना बहुत मुश्किल हो रहा मेरा सर। मैं थोड़ा अपना आप रूटीन काम भी बहुत मुश्किल से करता हूँ, घूमने का, थोड़ा चलने का। सर, आपको ना थेरेपी की जरूरत पड़ेगी, और जी। उसके बिना आप थायराइड को मत छेड़िए, ये नुकसान पहुंचा सकता है फिर आपको। हाँ, हाँ, तो आप कहाँ पे रहते हैं? मैं देवास MP में रहता हूँ सर। एमपी में रहते हैं। वहां पे आप किसी नेचुरोपैथी सेंटर से कांटेक्ट कर लीजिए, पहले घुटने का उपचार कराइए, फिर थायराइड का उपचार कराइएगा। क्योंकि जब जी भी आप सर। थायराइड का उपचार करेंगे तो थायराइड में पानी निष्कासित किया जाता है। जैसे ही पानी निकलेगा घुटने के दर्द आपके बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। अच्छा। हाँ, तो वो आपके लिए बेरेबल नहीं होंगे। इसलिए पहले घुटना ठीक करें, फिर उसके बाद थायराइड के बारे में सोचें। तो भूख भी बिल्कुल, ये भी इसी कारण होता है कि थायराइड के कारण ही? इसमें मैं आपको ये सजेशन दूंगा, आप डाइजेशन की दवाई ले लीजिए कोई भी। जी। झंडू पंचारिस्ट आती है, हाँ। खाना खाने के बाद वो लेना चालू कर दीजिए। और एक लीवर 52 नॉर्मल, हाँ। खाना खाने से पहले वो गोली ले लीजिए, और खाना खाने के बाद झंडू पंचारिस्ट ले लीजिए। कम से कम जी। इसका सेवन 1.25 साल कीजिए। आपकी समस्याओं जी। में, दोनों समस्याओं में 20-30% जी। की कमी आ जाएगी। ठीक। ठीक। ठीक है, धन्यवाद सर। वेलकम जी। और कोई कुछ पूछना चाह रहा है? जी सर, मुझे पूछना था। हाँ जी। यस सर। मैं पूछूं सर? जी बोलिए फाल्गुनी जी। हाँ सर। मुझे पीरियड्स रिलेटेड प्रॉब्लम है। एक्चुअली मुझे ओवरी में सिस्ट है, हम्म। और यूट्रस की वॉल थिकनेस है, हम्म। और उसमें फाइब्रॉइड्स भी दिखा रहा है। अच्छा। तो बहुत ही इनरेगुलर पीरियड्स है, मतलब जब स्टार्ट होते हैं तो 2-3 महीने पहले तो कंटिन्यू 3 महीने तक चालू था। हम्म। फिर मैंने होम्योपैथी दवा चालू की तो उससे कंट्रोल है, हम्म। और साथ में कलर थेरेपी भी फॉलो करती हूँ मैं। आपकी तो उम्र कलर कितनी? थेरेपी मेरा 51 है सर। ओके, आप एक काम कीजिए, हफ्ते में एक, तो जो मैंने मैडम को अभी चाय बनाने का तरीका बताया था उस तरीके से एक चाय लीजिए। ओके। ठीक है, आप लिख लीजिए, आपका थोड़ा सा होमवर्क ज्यादा होगा। ओके सर, बताइए। हफ्ते में एक बार चाय लीजिए, हाँ। 11 दिन तक, हर महीने 1 से लेके 11 तारीख तक। हाँ आपने काली मिर्च लेनी है सुबह एम्प्टी स्टमक गुनगुने पानी से। ये 1 बुलबुल से के 11 करने के तारीख बाद तक। जी। 1 से 11 तारीख तक ना सर? हाँ जी, 1 से 11 तक। आपका पीरियड डेट कौन सा है? अभी बस फिलहाल सर आज 5th डे चल रहा है। आज हो गई लगभग 29 तारीख का, 28-29। घर में नहीं हो? अच्छा। हाँ जी, तो जब आपके पीरियड खत्म हो जाए उसके बाद आपने काली मिर्च शुरू करनी है। उसी हिसाब से ओके 11 डेज का टाइम रखिएगा, हर महीने लेना है अभी आपने ये। ओके, मतलब पीरियड्स खत्म हो जाए बाद में लेना है मुझे? जी। एवरी टाइम? हाँ, जब तक आपकी मैम, ये फेब्रॉइड वाली समस्या खत्म नहीं हो जाती तब तक लेनी है। ओके सर।
इसमें आपको लग सकते हैं 7-8 महीने लग सकते हैं। ओके सर। सर मैं डॉक्टर मतलब ऑनलाइन छह ही हाँ जी, छह ही काली माइक मिर्च ऑफ लेनी कर है। लीजिए, 1 मिनट मैं माइक ऑफ कर दूं, उसके बाद आप बोलिएगा। हैंड राइज कर। कल बात करी थी। कल प्रेम नारायण जी अपना माइक ऑफ कर लीजिए। हाँ जी। हाँ मतलब 6 काली मिर्ची लेनी है सर। नहीं 6 नहीं लेनी, आपका बॉडी वेट कितना है? मेरा अभी तो सर 70 है। 70? आपने 7 लेनी है काली मिर्च। ओके 7। और चाय बनाने का तरीका सेम रहेगा जो मैंने मैम को बताया था, उसी तरीके से जरा आपने चाय फिर बना। से बताएंगे सर, मैंने ठीक से नहीं सुना था एक्चुअली। ओके, आपने 1 कप पानी लेना है और उसमें आधा चम्मच चाय पत्ती डालनी है, जो भी आप पीते हैं, ओके और उसको इतना उबालना है कि वो आधी रह जाए। जब वो आधी रह जाए ओके। आप उसको छान लीजिए और उसमें सादा पानी मिला लीजिए। कितना मिलाना है सर पानी? वो कप पूरा करना है, बस उतना पानी। ओके सर। जब आपका वो तैयार हो जाए तब आपने वो चाय पीनी है। उससे 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद कुछ भी खाते पीते नहीं है, खाली पेट लिया जाता है ये। ओके सर। ठीक है। तो अगर मैं काली मिर्च खाती हूँ तो उसके 1 घंटे बाद मैं चाय पी लूँ सर? काली मिर्च लेने आपको चाय आपको छोड़ देनी चाहिए, दूध के प्रोडक्ट, मिल्क प्रोडक्ट आपको छोड़ देने चाहिए। नहीं नहीं, जो अभी आपने काली, मैं तो चाय पीती नहीं सर। नहीं, ये कम से कम आप इसके 3 घंटे बाद कर सकते हैं। और वैसे ओके भी सर। हफ्ते में एक बार करना है, तो उस दिन आप चाहो तो काली मिर्च का थोड़ा सा देख के 3-4 घंटे बाद काली चाय ले सकते हो। ओके सर। अच्छा, इसमें और एक सर, चीज और भी है, आप काली चाय ले रहे हैं उसी समय आप काली मिर्च भी ले सकते हैं, मतलब उसी पानी से। अच्छा ओके, ठीक है। तो और बेस्ट है ना वो सर? हाँ, और आपने क्या करना है, आ, पेट के ऊपर हम्म, आपने गर्म और ठंडी सिकाइयां देनी है। ओके 2 मिनट गर्म करेंगे, 1 मिनट ठंडा करेंगे। इससे आपके जो इंटरनली जो भी गांठें पड़ रही हैं या हार्डनेस आ रही है वो सॉफ्ट हो जाएंगी। तो आप या ये किसी नेचुरोपैथी सेंटर से पता कर सकते हैं, या आप नेट पे भी देख सकते हैं कि गर्म ठंडी सिकाइयां कैसे दी जाती हैं। पंखा बंद करके कोई दूसरा व्यक्ति आपको ये ट्रीटमेंट देगा, इससे आपको अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। ओके सर। ठीक है। सर मुझे पेन मुझे बहुत ही पेन होता है। हाँ, गर्म ठंडी सिकाइयां लीजिए, आपको 1 महीने में फायदा मिलेगा। ओके। और एक्चुअली डॉक्टर ने तो मुझे सर्जरी के लिए बोला है, लेकिन मैं सर्जरी के लिए नहीं जा रही हूँ। नहीं, आपको सर्जरी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सिर्फ ओके आपको 2-2.5 महीना काटना है। 2-2.5 महीने के अंदर ही आपकी बॉडी लगभग लगभग 60% रिकवर हो जाएगी। ओके ग्रेट सर, थैंक यू। और तीसरा काम चौथा काम आपने ये करना है, पीरियड शुरू होने से पहले 5 दिन पहले, मतलब 5वां दिन पहले आप अपना एक डेट लिख लीजिएगा। 1 कप पानी में 1 चम्मच अजवाइन उबालकर उसको छान लीजिए और उसमें चुटकी भर नमक मिला के पीजिए। अगर आपको 2 दिन में या 3 दिन में जब भी पीरियड शुरू हो जाए तो अजवाइन वाला पानी बंद कर दीजिएगा, अदरवाइज इसको कंटिन्यू रखिएगा। ओके ठीक है। और 1 दिन छोड़कर 1 दिन आपने अर्जुन छाल का काढ़ा पीना है। वो आप चाय के रूप में ले सकते हैं, अगर आप चाय पीने की इच्छा करती है तो वो आप चाय के रूप में ले सकते हैं। ओके। ये कहाँ से, कोई भी फार्मासिटी से मिल जाएगा सर? ये आपको कोई भी परचून की दुकान पर मिल जाएगा, नहीं तो बाबा रामदेव का आता है, वो ले लीजिएगा। इससे जो आपकी ये डेली एंडोमेट्रियम लेयर मोटी हो रही है वो पतली हो जाएगी। अर्जुन चाल का काढ़ा है ना सर? हाँ जी। और अगर हो सके तो एक गर्भासन पोज होता है योगा के अंदर, उस पोज का कम से कम 10 मिनट डेली अभ्यास कीजिए। अच्छा, तो यूट्यूब से मिलेगा सर? ये आपको नेट पे मिल जाएगा, गर्भासन पोज लिख लीजिए। ओके सर। हाँ जी। आपका पहला जो टारगेट है ना रिकवरी का, वो ये होना चाहिए कि एंडोमेटेरियम की जो मोटाई आई हुई है वो 4 के करीब या 4 से कम होनी चाहिए। ओके अगर वो ज्यादा है 4 से, तो आपको तब तक कम करनी है जब तक वो कम ना हो जाए। तो इसमें हमें लगभग 6 महीने लग जाते हैं। तो 6 महीने के अंदर वो अपनी अवस्था में आ जाती है। अगर वो अपनी अवस्था में आ गई तो आपको जो सिस्ट है या फेब्रॉइड की शिकायत है वो अपने आप ही न्यूट्रल हो जाएगी। ओके सर। एक्चुअली ये मेरा जो इश्यू है सर, करीबन 3 साल से चल रहा है। अच्छा, आप कहाँ पे हैं, दिल्ली से हैं बाहर से हैं? नहीं, मैं मुंबई से हूँ सर। मुंबई से हैं। आप इसी पे थोड़ा ध्यान दीजिए। एंडोमेटेरियम अगर आप ठीक कर लेते हैं तो बाकी बाकी चीजें अपने आप रिकवर हो जाएंगी। तो उसके लिए आपने ये सब मेडिसिन बताई है ना सर? हाँ जी। ओके सर। और ये अर्जुन छाल है, मतलब मुझे डेली लेना है?
नहीं, 2 दिन में एक बार, 2 दिन 3 दिन में एक बार लेनी है। और कभी भी ले सकती है? हाँ, डेली लेना चाहे तो शाम को 4-5 बजे के करीब ले लीजिए उसकी चाय बनाकर। अर्जुन छाल की छाल बना चाय भी बनती है सर? चाय भी बनती है। आपने काढ़ा तैयार कर लिया, उसमें थोड़ा सा दूध डाल लीजिए। ये काढ़ा क्या करता है, ये फैट कटर का काम करता है। ओके। तो जो हमारा नाभि से नीचे फैट इकट्ठा हो जाता है, ये उसको काटने का भी काम करता है। जो हमारे हृदय पे फैट इकट्ठा हो जाता है, उसको काटने का भी काम करता है। ब्लड का प्यूरिफिकेशन का काम करता है। तो ये पूरे प्रोसेस को कवर करके आपको ठीक करने में मदद करेगा। ओके सर। सर मेरा और एक इश्यू है कि अभी कैसा होता है कि अभी मैं कभी मैं मोटी दिखती हूँ, कभी मैं पतली दिखती हूँ, ऐसे होता है। वो और पानी मैंने जब देखा इकट्ठा हो जाता है, जब पानी इकट्ठा हो जाता है शरीर में तो मोटापा दिखाई देगा, और जब रिलीज हो जाता है तो आप पतले दिखाई देने लगेंगे। तो उसके लिए सर क्या करना है? इसमें कुछ नहीं करना। सबसे पहले आप अपने एंडोमेटीरियम पे ध्यान दीजिए। जो फाइब्रॉइड और सिस्ट की शिकायत है उसको खत्म कीजिए। आफ्टर देन सर थायराइड पे काम होगा। ओके सर। ओके, या थैंक यू सो मच सर। वेलकम। चलिए, गुड नाइट ऑल। कल हम लोग मिलते हैं रात को 9 बजे। तब हम थायराइड को आगे कंटिन्यू करेंगे। गुड नाइट। थैंक यू सर। वेलकम।